हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैश बजट के ऊपर। कैश बजट क्या होता है? बीकॉम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजटिंग चैप्टर में। अगर आप इससे रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाना है, उस पर प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। वहां पर आपको बजटिंग की भी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बजट बनाते हैं, बजट इसलिए बनाते हैं ताकि हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगा सके कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। फ्यूचर में जो भी काम करना है उसका जो प्लानिंग करते हैं उसे हम कहते हैं बजट। और बजट लेकिन हमेशा न्यूमेरिक टर्म में होता है कि भाई कितना खर्चा करना है, कितनी इनकम आएगी। अब ये क्योंकि कैश बजट है तो कैश बजट का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में मुझे कितने कैश की जरूरत पड़ेगी। कैश कहाँ से आएगा, पैसे का हिसाब, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा। यानी कि कैश की जो रिसिप्ट है और कैश की जो पेमेंट है उसकी प्लानिंग करना, इसे बोलते हैं कैश बजट। क्योंकि कैश बजट अगर नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे सेल बजट बना लो, चाहे आप कोई भी बजट बनाते रहो, मटेरियल बजट बना लो, आप लेबर बजट बना लो, लेकिन अगर एक मेन इंपॉर्टेंट जो बजट है आपका कैश बजट वही नहीं है तो फिर आपकी सेल भी नहीं हो सकती, आपकी प्रोडक्शन भी कम पड़ सकती है, बहुत चीजों पे नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए कैश बजट सबसे बड़ा बजट होता है और सबसे जरूरी बजट होता है। ये कह सकते हैं कि सभी बजट की बैकबोन है ये। कैश बजट सभी बजट की बैकबोन है। अगर यही नहीं होगा तो ना तो फिर सेल बजट टिकेगा। सेल बजट कैसे बनेगा? सेल बजट बनेगा प्रोडक्शन बजट से। कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से सेल होगी। तो सारा कुछ तो कैश में निर्भर करता है ना। अगर कैश ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसीलिए कैश तो जरूरी है। माल को कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा। सो इट इज वेरी वेरी। अब हम समझते हैं थोड़ा डेफिनेशन क्या होती है कैश बजट की। कैश बजट एक एस्टिमेशन होता है। बजट, कोई भी बजट हो वो एक एस्टिमेशन होता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में मुझे क्या कैसे करना है। तो ये एस्टिमेट है, किसका एस्टिमेशन है? कैश का। मतलब मुझे कैश कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, जिसे बोलते हैं कैश रिसिप्ट्स। मुझे कैश कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, जो मुझे कैश चाहिए पेमेंट के लिए। पहले तो मैं पेमेंट के लिए सोचूंगा। मतलब मुझे कैश किस लिए चाहिए? पेमेंट करने के लिए चाहिए। मतलब मेरे को कैश की पेमेंट करने के लिए वो कैश कहाँ से आएगा, उसे ही बोलते हैं कैश बजट। कि आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि कैश रिसिप्ट्स कहाँ से आएगी और पेमेंट उसकी कहाँ कहाँ होगी, और मेरे पे कितना बैलेंस बचेगा बजट पीरियड के दौरान। एंड में जाके आपको कोई ना कोई बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो वो आपको रखना पड़ेगा कि भाई इतना तो चाहिए चाहिए पैसा। रिसिप्ट्स आई, पेमेंट आई, तो इसके हिसाब से अच्छा इतना पैसा चाहिए मुझे, इसका मतलब फिर आपको समझ में आएगा। इसे बोलते हैं कैश बजट। क्योंकि बजट में ये नहीं होता कि आप सिर्फ लिख दो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। वो कहाँ से आया, वो आप क्यों कह रहे हो कि इतना पैसा चाहिए? बिकॉज सबसे पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पेमेंट कितनी करनी है, किस किस को पेमेंट करनी है फ्यूचर में। और फिर वो कैश कहाँ से आएगा, वो आपका कैश रिसिप्ट में लिखोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा इतना पैसा चाहिए टोटल मिला के, तब जाके मैं पेमेंट कर सकूंगा। इसे ही बोलते हैं हम कैश बजट। ठीक है, उम्मीद करते हो अच्छे से आपको यहाँ तक समझ में आ गया कैश बजट क्या होता है। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मेट। ये देखिए जरा, कैश बजट क्या होता है, कैश बजट किस तरीके से बनता है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हमारा कैश बजट बनता है। यहाँ पर हम लिखते हैं कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ। ज्यादातर कैश बजट 3 महीने के हिसाब से बनता है, क्वार्टरली वाइज बनता है। जितने भी आपके मंथ दे रखे होंगे लेकिन ज्यादातर 3 3 महीने का ही आपके सामने आएगा। तो 3 महीने का यहाँ लिखिए कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि अप्रैल टू जून। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा पर्टिकुलर्स अप्रैल मई जून, 3 महीने का बना देंगे। ये रुपीस के हिसाब से आएगा यहाँ पर, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, आपको पता है किसी भी बजट में, कैश में खासकर कोई भी आप कैश अकाउंट आपने बनाया होगा, हमेशा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। अगर कोई पहले का कोई कैश बजट बना हुआ है, उसमें कोई बैलेंस बच गया था, तो उसका बजट, या जो भी हमारा कैश अभी बचा हुआ है, बजट करनी सॉरी, जो भी हमारे पास कैश अभी बचा हुआ है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर लिखेंगे कि अप्रैल के महीने का भाई इतना कैश बचा हुआ है।
ठीक है। सपोज करो, अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस, वो यहाँ पर इस महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसे कि अप्रैल है, अप्रैल से पहले मार्च आता है, तो मार्च के महीने में जो कैश का बैलेंस बचा होगा वो अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अप्रैल के महीने में जो कैश का बैलेंस बचा होगा वो मई का महीने में स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ऐसे ही मई के लास्ट में जो कैश बैलेंस बचा होगा वो जून के महीने में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ओपनिंग बैलेंस आता है। पिछले महीने का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग, वो अगले महीने की स्टार्टिंग में ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, पिछले महीने का जो बैलेंस क्लोजिंग होता है वो अगले महीने की स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। अब मैं से ज्यादा रिसिप्ट्स और पेमेंट होती है, तो पहले लिखेगा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब कि कहाँ से कैश, कहाँ कैश की इनफ्लो कहाँ कहाँ से होगी, कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है हमारे सामने, तो उसका एस्टिमेशन लगाएंगे। जैसे कि कैश सेल्स, सेल करेंगे तो कैश आएगा, ये एस्टिमेशन लगाएंगे कि अप्रैल के महीने में कितनी सेल हो सकती है, मई के महीने में कितनी सेल हो सकती है, वो यहाँ पर लिखेंगे फिगर में। ठीक है, वो यहाँ लिखेंगे कितनी सेल होगी, इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। फिर डेटर से कोई पैसा मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे, मशीनरी कोई बेचेंगे, फिक्स एसेट कोई बेचेंगे, वो यहाँ लिखेंगे। ये एग्जांपल है एक तरह का। ठीक है, जो भी बेचेंगे कैश में, या जो भी हमारा कैश में आएगा कुछ भी पैसा कहीं से भी, वो यहाँ लिखेंगे। पेमेंट, पेमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, क्रेडिटर को कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट कर सकते हैं हम, कमीशन दे सकते हैं, कोई परचेज कर रहे हैं कुछ तब भी कोई पेमेंट होती है, कुछ भी पेमेंट हो रही है कैश में, वो पेमेंट साइड पे लिखेंगे। तो एंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो बैलेंस आएगा, हो सकता है कि रिसिप्ट ज्यादा हो, पेमेंट कम हो, तो क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ निकालेंगे ए माइनस बी, मतलब रेसिप्ट माइनस पेमेंट। रेसिप्ट पहले लिखेंगे हमेशा, रेसिप्ट माइनस, क्योंकि रेसिप्ट ज्यादातर बड़ी होती है, तो रेसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे। अगर बैलेंस पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपकी रेसिप्ट ज्यादा थी, तो मतलब आपका कैश बच गया है, सरप्लस बच गया। अगर बैलेंस पॉजिटिव आता है तो मतलब सरप्लस कैश बच गया आपके सामने। तो अब आपको समझ में आएगा कि सरप्लस कैश का क्या करना है, कहाँ पैसा इसको लगाना है। आपका एक तरह की वर्किंग कैपिटल बन जाएगी एक तरह की। अब इस सरप्लस कैश को आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, कुछ खरीदने पे, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस कैश। एक होता है कि भाई अगर रेसिप्ट्स ज्यादा नहीं आई, ये बैलेंस नेगेटिव में पहुंच गया, तो नेगेटिव का जो बैलेंस होता है फिर वो आपका डेफिसिट बैलेंस बन जाता है। और डेफिसिट बैलेंस को फिर आपको समझना पड़ता है उसको कैसे पूरा करा जाए। यानी कि पेमेंट आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और पैसा आपके पास में होने का नहीं, फिर आपको लोन लेना पड़ेगा या कहीं से आपको पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कैश बजट में। इसलिए कैश बजट बनाना बहुत जरूरी है, ताकि समझ तो आए कि मेरे पे कैश आखिरकार मुझे अरेंज करना पड़ेगा एंड में जाके। यानी कि अगर डेफिसिट आ गया तो अरेंज करना पड़ेगा, या फिर सरप्लस आएगा मेरे साथ, तो उससे आप पहले से प्रिपेयर रहोगे और आपका काम ढंग से चलता रहेगा। वरना अगर कैश ही कम हो गया आपके सामने तो फिर काम कैसे करोगे। समझ में आ गया पूरा पर्पस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने ऊपर अभी बताया था आपको मैंने, वो दरअसल एक गलत हो गया था। ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना, ओपनिंग बैलेंस बेसिकली एस्टिमेट करा जाता है। ये भी, ये आपको ऐसा नहीं होगा कि रियल कैश का जो हमारा बैलेंस है, क्योंकि ये बजट बना रहे हैं हम, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि अप्रैल का बैलेंस आपका गिवन हो, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता कि मई का भी कैसे हो सकता है फिर। तो आपका ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर एक्सपेक्टेड होगा ये भी, या ओपनिंग बैलेंस एक्सपेक्टेड कितना हमारे पास पहले ही होगा, ये एस्टिमेशन होगा कि हम अप्रैल का बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस अप्रैल में कितना हो जाएगा, मई का कितना हो जाएगा, जून का कितना हो जाएगा, ये सब एस्टिमेशन होगा। एज ये कोई बजट है, सब कुछ एस्टिमेशन होगा। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक ही बारी में क्वेश्चन सबको समझ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो इसमें, परफेक्ट मोबाइल इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक ऑटो स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू हैव 30,000 कैश इन हैंड। देखो ये एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है ना, ये कि हमारे पास सबसे पहले 30,000 पे कैश इन हैंड होगा जनवरी 2019 में, एंड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स फॉर जनवरी टू मार्च 2019। अच्छा ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो सेल्स दे रखी है आपके सामने कि सेल कितनी हुई है। अब कहाँ से कहाँ तक बनाना है, जनवरी से मार्च तक, ज्यादातर आपका 3 महीने का ही बजट बनेगा, कैश बजट। तो जहां पर आपको दे रखा है सेल कितनी हो रखी है, परचेज कितनी हो रखी है, वेजेस कितनी दी है, एक्सपेंसेस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कैश बजट लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, ओपनिंग बैलेंस, कि ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा कैश बजट में।
अब देखो ओपनिंग बैलेंस मैं आपको दिखाता हूँ कितना होगा। 30,000 रुपीज कैश इन हैंड। कितना है? 30,000 रुपीज कैश इन हैंड जनवरी 2019 में। तो यहाँ लिखता हूँ 30,000 रुपीज कैश इन हैंड। अब आप सोचोगे कि फरवरी में कैसे निकलेगा। आपका ओपनिंग बैलेंस 30,000 जनवरी का है, तो फरवरी का तो गिवन नहीं है। फरवरी का देखो कैसे निकलेगा। जब आप इसका जनवरी का निकाल लोगे ना क्लोजिंग बैलेंस, वो आपका फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्योंकि जो पिछले महीने का क्लोजिंग होता है वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाता है। तो इसलिए जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस पहले आएगा वो आपका फरवरी में फिर लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस, फिर उसको फरवरी को सोल्व करेंगे, फिर फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, फिर मार्च में डालेगा उसको। ऐसे बनता है कैश बजट। अब समझ में आ रहा है आपको कि एक्सपेक्टेड सब कुछ क्यों था। तो यहाँ पर आप देखो कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको नवंबर से स्टार्ट करना है। आपको ये देखना है बेसिकली जनवरी से कितनी सेल्स हुई है। जनवरी फरवरी मार्च का बनाना है ना आपने। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड रिसिप्ट्स। ऐड रिसिप्ट्स, क्या क्या रिसिप्ट्स हुई है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कैश सेल्स, कि भाई सेल कितनी हुई है, जो जो आपको रिसिप्ट मिली है वो लिखते हैं जरा। तो यहाँ पर लिखिए कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स कितनी हुई है, ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है लिखना। तो लिखते जरा कैश सेल कितनी हुई है, जनवरी में कितनी हुई है भाई, 1,12,000 की हुई है, देख पा रहे हो। तो 1,12,000 की कैश सेल हुई है। कुछ नीचे देख लो कि कोई क्रेडिट तो नहीं है, देख लेते हैं जरा। इन टोटल 25% ऑफ सेल इज फॉर कैश एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू फॉर क्रेडिट सेल इज फॉर 1 मंथ। ये इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जो भी सेल यहाँ लिखी हुई है उसमें से सिर्फ 25% ही है जो कि कैश में हुई है। हमें तो कैश की लेनी है ना खाली, क्रेडिट सेल नहीं लेनी यहाँ पर हमें। हमें कौन सी सेल लेनी है, कैश की लेनी है। तो इसको भूल जाओ, क्रेडिट में कितना, 1 महीना हो चाहे 2 महीने क्रेडिट हो। तो यानी कि 25% कर देना। इन टोटल लिखा हुआ है ना, जितनी भी टोटल सेल हुई है उसका 25% कैश में हुई है। यानी कि हर एक का 25% निकालू तब भी तो टोटल का 25% वही आएगा। एक तरीका कि मैं इसको टोटल करूं और इसका देखूं 25% कितना है। दूसरा तरीका क्या है, इसका भी 25% निकालो, इसका भी 25% निकालो, सबका 25% निकालो, टोटल का 25% आ नहीं जाएगा। एक तरीका प्लस करके 25% निकालू, एक तरीका है हर एक का निकालू। तो हमें तो हर एक का निकालना जरूरी है ना। जनवरी का कितना हुआ कैश सेल, तो जनवरी की आप करो। 1,12,000 का 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो 1,12,000, इसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, 1/4 करूँ तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 8 32, 28,000 की सेल हुई है। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे, अंदर लिख सकते हो आप 28,000 की सेल हुई है। ठीक है, अंदर लिखने की जरूरत नहीं, चलो बाहर ही लिखते हैं फिलहाल। तो 28,000 सेल हुई है। आगे क्या है, आगे आपका परचेज भी किया है, कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, वो बात की बातें हैं। पहले हम नीचे देख लो क्या क्या चीजें और। ठीक है ना, वेजेस एंड देखो ये क्या कह रहा है, क्रेडिट अलाउड टू, हाँ ये क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर क्या मतलब, देखो ध्यान से। ये डेटर बन गया आपकी, जो क्रेडिट में सेल हुई है क्या है वो डेटर। तो क्या कह रहा था, ये डेटर का जो हमने क्रेडिट सेल करी है वो 1 महीने के हिसाब से करी है। मतलब आपको डेटर ने आपने डेटर को कहा कि 1 महीने के बाद पैसा दे देना। तो 1 मंथ के बाद आपको पैसा देगा, इसका मतलब वो पैसा मिलेगा फरवरी में। जनवरी में आपने क्रेडिट सेल करी, 1 महीने का क्रेडिट दिया उसको, इसका मतलब 1 महीने के बाद फरवरी में देगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वैसे भी कि डेटर्स। आप दोनों जगह लिख दो ना, अब इसको ओपनिंग बैलेंस ना लिखो, लेकिन आप क्या करना, अभी आप लिख सकते हो दोनों जगह पे कैश सेल कितनी हुई है। आप इसका भी निकालना, फरवरी में कितनी हुई है, 1,20,000 का 25 में कितना होता है, 30,000। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको पता है ना अभी अभी कि भाई हर महीने का तो कैश सेल आपको लिखनी ही लिखनी है ना। आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता फरवरी का, क्या हो गया फिर। बाद में देख लेना ओपनिंग बैलेंस, लेकिन आप सबको लिख करो कैश सेल कितनी हुई है तीनों महीने की, आप निकाल सकते हो। मार्च की देखो जरा कितनी हुई है, देखो जरा मार्च की कितनी हुई है, 1,40,000, 1/4 करो उसका। तो 4 3 जा 12, 2 उधर जाएगा ना, तो 4 5 35,000 आ गया। भले ही अभी इसमें नहीं लिखा क्योंकि अभी ये आगे निकलेगा, लेकिन हम ये कर सकते हैं, डेटर डेटर इसका कोई नहीं बना। इसमें डेटा का कोई पैसा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा बताओ इसमें, क्योंकि 1 महीने का क्रेडिट दिया है। जनवरी में तो आपने क्रेडिट दिया है, तो वो फरवरी में जाके 1 महीने के बाद जाके मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इसका मतलब, ये देखो लिखा हुआ ना, क्रेडिट सेल इज फॉर 1 मंथ के लिए करी है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपने 75% जनवरी का क्रेडिट सेल था,
वो पैसा कब मिलेगा? 1 महीने के बाद, मतलब फरवरी में मिलेगा। तो 1,12,000 का पहले, यानी कि आप कह सकते हो कि 1,12,000 का पहले आप 75% निकाल लो, यानी कि 3/4। वही चीज है, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8, 28,000 का 3 गुना करो, कितना आता है? 60,000, 24,000, यानी कि 84,000। 84,000 रुपीज जो आपको मिलेंगे ना, वो मिलेंगे 1 महीने के बाद। तो इसका मतलब 84,000 मिलेंगे फरवरी में, तो हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही जो आपने जनवरी फरवरी में जो सेल करी है, उसका पैसा मिलेगा मार्च में। फरवरी में कितनी सेल करी है क्रेडिट में? 75% करी है भाई, हर एक में तो 75% करी है। तो फरवरी में 1,20,000 पे 1,20,000 का 75% मतलब 3/4। तो 1/4 तो 30,000 होता है। 30,000 × 30, सॉरी 30,000 3 कितना होता है? 90,000। 90,000 रुपीज मार्च में रिसीव होगा। समझ आ रही है बात क्या हो रहा है यहाँ पर? कि आपका 1 महीने के बाद पैसा मिलना था, तो जनवरी का पैसा मिलेगा फरवरी में, फरवरी का जो पैसा मिलेगा मार्च में, मार्च का पैसा मिलेगा अप्रैल में। तो अप्रैल में मिलेगा वो, तो अप्रैल को बना नहीं रहे फिलहाल के लिए। समझ आ रही है? बहुत इजी होता है। बस यही चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से बनाना है। ओपनिंग बैलेंस मुझे नहीं पता फरवरी मार्च का, लेकिन मैं तब भी पूरा क्वेश्चन पहले सोल्व करूंगा, बाद में लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, फिर इसका बाद में करेंगे हम सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई और इनकम को सोर्स कोई है नहीं। इनकम को देखो कोई सोर्स नहीं है, बेसिक एक्सपेंसेस के बारे में दे रखा है ये। बाकी कुछ नहीं इनकम का सोर्स है इनका। तो क्या करना है? टोटल कर देना है बस। क्या करना है? टोटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टोटल कर देना है बस आपने। तो टोटल कर देते हैं फटाफट से बस। एक चीज आपने थोड़ी सी रह गई थी, जनवरी का भी आपका डेटा आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि भाई पीछे भी महीना था, यहाँ पर दे रखा था दिसंबर। तो दिसंबर देखो, यहाँ पर दिसंबर में भी 1,20,000 की सेल हुई है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी में भी 1,20,000 की हुई थी। तो जो फरवरी में डेटर का पैसा देना था, बेटर ने पैसा हमें देना था, वही आपको दिसंबर में देना होगा। फरवरी में 84,000 कितना था फरवरी में? देखो फरवरी, मार्च में तो 90,000 था, हाँ। मार्च में जो पैसा डेटर से मिला होगा वो फरवरी का था, फरवरी की सेल का था। इसका मतलब क्या होगा? फरवरी की सेल 1,20,000 की हुई थी, और हमें डाटा से कितना पैसा मिलता? 90,000 पे। तो यहाँ पर भी 90,000 ही लिखेंगे, क्योंकि दिसंबर में भी 1,20,000 की सेल हुई थी। इसका ना दिसंबर में भी 1,90,000, सॉरी 90,000 देना होगा। तो ऐसे करना होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे टोटल। टोटल रिसिप्ट कितनी मिली है? ठीक है, टोटल रिसिप्ट कितनी मिली है, तो हम यहाँ करेंगे, इसको हम टोटल करेंगे। अब यहाँ पर टोटल कर लो, इसका कितना आ गया यहाँ पर? टोटल करेंगे तो ये 8 आ गया यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 और 9 14। ठीक है, यहाँ करेंगे हम यहाँ पर। अभी टोटल इसका ना करो, क्योंकि ये हम ये है नहीं हमारे पास। ऊपर का क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारे पे है ना, ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है इसका, इसका टोटल कर नहीं सकते फिलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे? अब पेमेंट लिखेंगे, लेस पेमेंट। पेमेंट के बारे में क्या क्या सीन है अब देखते हैं। देखो अब ध्यान से, पेमेंट्स क्या सीन है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले क्या है? परचेज करी है, परचेज करा है। तो परचेज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर दिक्कत है क्योंकि क्रेडिट में भी करा है। देखो दिखा हुआ है साफ साफ, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। ठीक है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। तो 2 मंथ का क्रेडिट है, इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि परचेज में कैश का कितनी सेल है और क्रेडिट में कितनी है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आएगा कि भाई अब क्या किया जाए। अब देखो यहाँ पर आपके सामने कुछ भी बता नहीं रखा है कि कैश में कितनी हुई है परचेज, क्रेडिट में कितनी हुई है, वहां तो फिर भी बता दी था सेल में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको? हमेशा क्रेडिट मान के चलना है, क्योंकि ज्यादातर परचेज हम क्रेडिट में ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बल्क में करना पड़ता है, तो एक साथ पैसा दे नहीं सकते, हम क्रेडिट में खरीद लेते हैं। तो मान लो वो क्रेडिटर ही बनते हैं ज्यादातर। तो आपको कुछ नहीं दे रखा है, इन्हें बता देना पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि हमें लिखा ही नहीं है कि परचेज इतनी हुई थी, इसका मतलब क्रेडिटर ही सारे बने हुए हमारे वो, और हमें उनको 2-2 महीने का क्रेडिट देना, 2-2 महीने का क्रेडिट हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और आप देखो जरा ध्यान से, अब जो जनवरी में मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा, वो कौन सी परचेज की करूंगा? नवंबर की। क्योंकि नवंबर में जो मैंने परचेज किया, तो मैंने इसको 2 महीने क्रेडिट दिया हुआ कि मैं आपको 2 महीने का पैसा पैसा पे करूंगा। 2 महीने के बाद क्या आ गया? जनवरी आ गया। तो यानी कि 1 लाख का जो पैसा है वो कब पे करूंगा? जनवरी में। तो 1 लाख का पैसा, मतलब सॉरी ये परचेज की बात कर रहा था, 50,000 का जो पैसा है, तो 50,000 की पेमेंट क्रेडिटर को करनी पड़ेगी मुझे जनवरी में।
तो ऐसे देखना पड़ता है इसमें बजट में, बस कैश बजट में यही सबसे खास बात है। आपको इसी तरीके से बनाना होता है, कोई भी बजट आपसे आपका सामने क्वेश्चन आ जाए कैश बजट का, आराम से कर लोगे आप। यही चीज देखनी पड़ती है कि भाई पेमेंट कब करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो 50,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी बस यहाँ पर। ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, यही चीज समझ नहीं पाते। तो आप समझ गए होगे। अब दिसंबर की जो से परचेज करी थी उसका पेमेंट करूंगा 2 महीने के बाद, यानी कि फरवरी में। तो 60,000 की पेमेंट फरवरी में करूंगा। कई लोग यहाँ 70,000 लिख देंगे, तो ये गलती कभी नहीं करनी है आपने। 60,000 पे लिखूंगा क्योंकि 2 महीने का रेट था। तो मार्च की जो अब यहाँ पर पेमेंट है 65,000, वो तो मैं बाद में जाके करूंगा, अप्रैल मई में करूंगा जाके। लेकिन मार्च में कौन सी पेमेंट करूंगा, जनवरी की 62,000 की, समझ गए। 62,000 की पेमेंट करूंगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अब आप देख लो क्या क्या बचा है, वेजेस अब पेमेंट करनी है सारी पेमेंट। अब देखो वेजेस के बारे में पहले, तो यहाँ पर वेजेस में आपको ध्यान समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ देखो। वेजेस एंड एक्सपेंसेस आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। अब इसका मतलब काफी लोग क्या समझ लेंगे, उसी मंथ में। नहीं, फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है, फॉलो का मतलब, फॉलोइंग का मतलब होता है अगला, अगला मंथ। प्रीसीडिंग जैसे होता है, एक होता है प्रीसीडिंग पिछला, सक्सीडिंग और फॉलोइंग दोनों का मतलब अगला होता है। तो फॉलोइंग मंथ में करना है, यानी कि जो पिछले मंथ का पेमेंट है वो मैं जनवरी में करूंगा, जनवरी का पेमेंट फरवरी में करूंगा, फरवरी का पेमेंट मार्च में करूंगा। ये चीजें होती है। तो यहाँ पर आप लिखो चुपचाप वेजेस। ठीक है, ये कट गया था यहाँ पर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं वेजेस। अब वेजेस क्या है, पिछले महीने की। देखो ये बहुत सारे लोग गलती करेंगे यहाँ पर, इसलिए ध्यान समझना इस बात को। 10,000 रुपये मैं जनवरी पे करूंगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 10 12 12 ऐसे आएगा, 10 12 12। तो ये आपको गलती कभी नहीं करनी है। तो यहाँ पर 10,000, 12,000 और 12,000, ये वेजेस आ गया। दूसरा क्या है हमारा, एक्सपेंसेस। ये क्रेडिटर थे, सॉरी यहाँ पर ये गलती से कट गया था, ये क्रेडिटर्स थे। तो एक्सपेंसेस में भी वही कहा था ना, एन एक्सपेंसेस कहा था, तो यानी कि ये पिछले एक्सपेंसेस, दिसंबर का मैं जनवरी पे करूंगा। तो 8 8 9, 8 8 9, तो 8,000, 8,000 एंड 9,000। तो यहाँ पर मैं करूंगा टोटल, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये हम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारा 68,000, 68,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा ये, 80,000। और ये कितना आ जाएगा, 90, बताओ कितना आ जाएगा। 62 है, 12,000 है और 9,000 है, तो हमारा हो गया हमारे सामने। अभी सॉरी थोड़ी मैंने काट दी है, क्योंकि दरअसल अभी इनकम टैक्स भी पे करना है। अभी तो अगला भी है हमारा, वो हमने लास्ट में देखा नहीं, ये है लास्ट में ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ लेनी। इनकम टैक्स 15,000 का पे करा सिर्फ मार्च के महीने में। ठीक है, 15,000 का इनकम टैक्स मार्च के महीने में। तो पहले आपको वो भी लिखना पड़ेगा, ये भी इनकम टैक्स भी पे करा है, एडजस्टमेंट दे रखा था मार्च की, यहाँ नहीं पे करना, यहाँ नहीं पे करना। तो इस तरह से बढ़ेगी। देखो इनका टोटल में तो कोई फर्क पड़ने वाला खास है नहीं, ये आपका 68,000 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका 80,000 ही रहने वाला है। कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमारा 98,000 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा 98,000, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना, पहले हम जनवरी का निकालेंगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालती है, वही ए माइनस बी, रिसिप्ट में से पेमेंट। अब यहाँ पर मैं जनवरी का निकाल सकता हूँ, क्योंकि फरवरी का तो ओपनिंग बैलेंस पता नहीं था। तो जनवरी का कैसे निकालेंगे, 14,800 में से इतना माइनस कर देंगे। तो मैं आपको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, 1,14,000। आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, 141,000। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यहाँ पर आप लिख देना क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस, अभी मैंने दरअसल ये, अभी आप इसका ना निकालना, ये तो मैंने सीधा निकाल लिया था। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, 80,000 आपने पहले इसका निकाला, सिर्फ किसका निकाला, ये आपने निकाला जनवरी का। अब इस 80,000 को, आपको मैंने बताया था ना, ये पिछला महीने का बैलेंस ओपनिंग बन जाता है। तो जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फरवरी का क्या बन जाएगा, बिल्कुल ओपनिंग बैलेंस। अब फरवरी का निकालेंगे, तो इसको अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, 8 3 11, 11 और 8 कितना 19। तो अभी आप ध्यान से देखो, इसको जब माइनस करोगे तो पता कितना आ जाएगा, 1,14,000 रुपया से आएगा। ठीक है,
फिर अब ये 1,14,000 पे ये मार्च का बन जाएगा ओपनिंग, तो ऐसे मार्च का निकलेगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है कैश पीरियड का, थोड़ा टाइम लेगा आपसे, ऐसा नहीं है कि एकदम सोल्व हो जाएगा। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन होता है कैश पीरियड का। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बताया, मैंने आपको बड़ा बेहतरीन करवाया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आएगा तो ये आपको कितना आ गई, ये आ गया आपके सामने 9 आ गया, 3 और 1 4, 4 और 9 13, तो ये आ गया हमारे सामने, ठीक है। 2,39,000। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 141, ये ही आएगा भाई। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है, लेकिन वीडियो का पर्पस ये नहीं था मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊं। वीडियो का पर्पस ये था कि आपको समझाना कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, और आपको क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से कैसे कैश बैक बनता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में और जाओ, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाओ, काफी वीडियोस मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बस चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट बताना कैसी लगी, और टॉपिक चाहते हो कमेंट करो, जरूर बनेगी वीडियोस। थैंक यू सो मच। कैश बैक का चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं।